जय हिंद, नमस्कार। आप तमाम साथियों का स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। देख रहे हैं गुरुजी, कैसे जिलेबी की तरह गोल 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 घुमाया जा रहा है? हैं? देख रहा है विनोद? देख रहे हो बीएड के विद्यार्थियों? कैसे तुम्हें कहा जा रहा है कि एग्जाम दे सकते हो, बाराती लेके आ सकते हो, लेकिन दूल्हा बनकर जा सकते हो, लेकिन बिना दुल्हन का आना होगा। यह है बीपीएससी चेयरमैन का कल का इंटरव्यू का डिटेल। वैसे जितने भी हमारे साथी है, एग्जाम सभी को देना चाहिए, निराश हताश नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां तक निराश हताश होने की बात है तो होना भी पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है। ओके। और 69 बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आज द ऑफिसर्स एकेडमी की तरफ से 7000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला है। भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी वेस्ट। ओके। अपना तो नारा है शिक्षक तो बने के बाद, सारा कुछ करेंगे, डिटेल के साथ करेंगे। और आपको बताएं कि कल अतुल प्रसाद सर का लाइव क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें हम भी उपस्थित हुए थे। उसमें सर से हमने सवाल किया कि क्या बीएड अभ्यर्थियों को रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सीधा कह दिया कि हम बीएड अभ्यर्थियों का कोई रिजल्ट ही तब तक जारी नहीं करेंगे जब तक कि सरकार और एनसीटी क्लियर नहीं करेगा। तो सरकार और एनसीटी तो क्लियर कर चुका है, लेकिन फिर मैंने पूछा सर आपने एग्जाम में कैसे अपियर कर दिया, अगर आप रिजल्ट नहीं दीजिएगा। तो उनका कहना है कि जिस तरह सीटेट एग्जाम ले रहा है 1 to 5 में बीएड वालों का, जो कि कल है 20 तारीख को सीटेट का एग्जाम है, और 1 to 5 वाले का एडमिट कार्ड आ चुका है। और बीएड में 1 to 5 वाले क्या कर रहे हैं, बीएड वाले भी कल सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं। तो बीपीएससी चेयरमैन का कहना हुआ हम भी उसी तरह एग्जाम ले रहे हैं, जैसे सीटेट एग्जाम लेकर सर्टिफिकेट नहीं देगा, हम एग्जाम लेके नौकरी नहीं देंगे। या फिर अगर कोई नया निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का तो नौकरी भी देंगे। तो जस्ट लाइक वही है कि अभी क्या है कि सीटेट अगर कल, जो कल एग्जाम हो रहा है, अगर आज शाम तक में भी सीटेट कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकालता है कि बीएड वाले 1 to 5 के लिए जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं वो एलिजिबल नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर बीपीएससी चेयरमैन भी ऐसा करेगा। लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो बीपीएससी भी नहीं करेगा, बीपीएससी बस क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। ओके साथियों, बाकी सब कुछ कल आपको बता दिए कि सबसे एक बड़ी खुशखबरी थी कि निगेटिव मार्किंग समाप्त हो चुकी है। ओके। और बाकी हमने ये बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को, बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को, विजय उत्सव दिवस बिहार में 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वीर कुंवर सिंह की जयंती पर महाराणा प्रताप जयंती 9 मई, सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल, शहीद दिवस 15 फरवरी, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, और जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, और प्रतिबंध दिवस शराब सेवन नहीं करना है 26 नवंबर। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एग्जाम में आएगा। बाकी तो बीपीएससी शिक्षक बहाली ब्रेकिंग न्यूज में निगेटिव मार्किंग हट गया, ये सब आपके चैनल पर उपलब्ध है। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वही है। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि द ऑफिसर्स एकेडमी 7000 वस्तुनिष्ठ श्रृंखला के तहत भारत का कंप्लीट भूगोल का 2 वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा डिटेल के साथ। और उसके बाद हिस्ट्री का तो वीडियो है ही। ओके, सारा वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। हिस्ट्री का तो एकदम तगड़ा सीरीज कराया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, वो भी डिटेल के साथ। और साथियों, क्वेश्चन आएगा कहीं से तो क्वेश्चन आएगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से, के नारे के साथ आज स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल के साथ। कुल 77 पेज है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कितने आएंगे, तो 8 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। और वो भी 9 और 10 के लेवल का आएगा, क्योंकि उससे पहले तो इकोनॉमिक्स 1 to 8 में इकोनॉमिक्स है ही नहीं, इसलिए 9 और 10 के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से कंप्लीट इकोनॉमिक्स का सवाल लाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सवाल कंप्लीट है। तिरंगे की कसम, सवाल यहीं से आएंगे सनम। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे, वंदे मातरम। एक बार आप स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, बहुत कुछ बता दिए। तो क्या करना है, एग्जाम सबों को देना है, चाहे बीएड हो डीएलएड हो जो भी हो। लेकिन इसमें डीएलएड वाले भी नुकसान में, मान लीजिए जो बीएड वालों के साथ रिजल्ट में नहीं आ पाएंगे उनको अपना रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और बीएड वाले का भी तो सरकार को क्लियर करना चाहिए कि नौकरी देंगे या नहीं देंगे, मतलब आपको हाथ में प्रसाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हम क्या कहें, हमारे बस में रहता था हम क्लियर करते, सुप्रीम कोर्ट के या तो निर्णय को मानते या चैलेंज होने तक एग्जाम रोक सकते थे। इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है? आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है विशिष्ट वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। और आपको पता है कि असम की सरकार ने वरिष्ठ नागरिक के लिए फिर एक क्या किया है, एक मंत्रालय का गठन किया है। ठीक है साथियों, डीजी गांव पहल की शुरुआत डैश विभाग द्वारा की गई है। डीजी गांव पहल की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डीजी गांव पहल की शुरुआत की गई है।
डिजी गांव मतलब क्या होता है? डिजिटल गांव, जिस गांव में कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, मोबाइल की अच्छी सुविधा हो, टावर हो, तो ऐसा गांव डिजी गांव कहलाता है। अंडरस्टैंड? NRHM का पूर्ण रूप क्या है? NHRM का पूर्ण रूप है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र? आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप स्कूल में जाइएगा, बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलेगा, किस मंत्रालय के तहत है? शिक्षा मंत्रालय के तहत। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विथ गुणवत्तापूर्ण पोषण के साथ, शिक्षा मंत्रालय की योजना है मध्याह्न भोजन योजना। कब से स्टार्ट हुई है? लगभग 2004-5 से स्टार्ट है। भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या रखा है? तो शिक्षा पोर्टल का नाम रखा है साक्षात। भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम रखा है साक्षात। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, याद रखना ये सभी। पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। 2014 में शुरू किया गया गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या था? नमामि गंगे। मोदी जी ने क्या कहा था? मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है और मैं नमामि गंगे। और गंगा एक्शन प्लान को किसने चलाया था? राजीव गांधी ने। राजीव, इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया मोदी जी द्वारा 2014 में? नमामि गंगे। जय गंगा मैया, सबको नौकरी दिलाइए जो भी हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, और खास करके जो भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं उनको तो जरूर दिलाइएगा। भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? जैविक परंपरागत कृषि विकास योजना। जैविक खेती, आपको पता है कि बिहार के कुल 13 जिलों में भी जैविक खेती करने की परियोजना है, जो कि गंगा के किनारे अवस्थित है। तो सब कुछ करा रहे हैं, डिटेल में करा रहे हैं, इतना अच्छे से आप पढ़ नहीं सकते हैं। भारतीय कृषि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो श्रम शक्ति पोर्टल आदिवासी से, और वर्तमान में आदिवासी मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। ओके साथियों, और आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक ना साथियों? और जनजातीय का, और वर्तमान में भारत की पहली आदिवासी महिला क्या है? राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो कि संस्थान आदिवासी समुदाय से आती है, छत्तीसगढ़ की है। ठीक ना, सॉरी उड़ीसा की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डैश से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति मंत्री आदिवासी प्रवासी है। कहता है MPLADS। MPLADS क्या है? MPLADS क्या है साथियों? ये है आपका एक स्कीम है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, जो संसदों को उसके निर्वाचन क्षेत्र में विकास करने में सक्षम बनाती है। MPLS क्या है? एक स्कीम है जो संसदों को भारत सरकार के, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें डबल स्टार लगाएंगे, जैसे कि मध्याह्न भोजन वाला योजना, नमामि गंगे योजना। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताया जिसका उद्देश्य विशेष रूप से क्या है? जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आबादी निबंधन और वंचित वर्गों के लिए सुलभ, सस्ती, जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अभी पहले एक बार ये क्वेश्चन और आया था कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन किसके तहत होता है? तो NRHM का फुल फॉर्म नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना है। अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है। कहता है आयुष मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2011 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा आधुनिक विज्ञान के साथ इसके एकीकरण हेतु निम्नलिखित में से किस संगठन के एक साक्षात समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो CSIR के साथ किया, CSIR के साथ। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना इसमें से कैसे संबंधित है? नई मंजिल योजना संबंधित है अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण। अल्पसंख्यक का अधिकार किसमें है? तो आपको पता है अल्पसंख्यक अधिकार जो है ये आर्टिकल 29-30 में है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियां प्रदान करना स्वाधार गृह योजना का लक्ष्य नहीं है साथियों। कहता है प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवा निवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि क्या कहलाता है? जिसको आप लोग पेंशन कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं साथियों? क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है उपदान कहा जाता है। उपदान मतलब वही है कि उपदान, जो जमा किया था वो सारा कुछ उसको मिल गया, उसके बाद जो मिलेगा वो होगा पेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। आयुष मंत्रालय इसका भाग नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्नपूर्णा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन है, लेकिन आयुष नहीं है। भारत सरकार द्वारा BCG टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में डैश में टीबी
नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ये कब किया गया था? 1962 में टीबी। और टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक है। 2030 तक 100% टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है। इनमें से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा, ये डिजिटल इंडिया के लिए क्या है? कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि सभी आदमी को सरकारी विद्यालय में शिक्षा दे तो दिक्कत हो जाएगा। सागरमाला परियोजना क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सागरमाला परियोजना, क्योंकि ये जो है 2022-23 के केंद्रीय बजट की क्वेश्चन है। तो क्या है ये? घरेलू कार्गो एवं मैक्सिम कार्गो की लॉजिस्टिक लागत को कम करना, यही है सागरमाला योजना। इसके लिए क्या करना है? तो सभी बंदरगाहों को किससे जोड़ना है साथियों? तो सभी बंदरगाहों को मल्टी मॉडल, मल्टी लॉजिस्टिक, एक्सप्रेस वे और साथियों साथ ही इंटीग्रेटेड रेलवे से जोड़ना है। ठीक है। सागरमाला परियोजना कहता है इनमें से किन राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू किया थी? ये शुरू किया हरियाणा ने। 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना हरियाणा ने शुरू किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के नूह में जो हुआ वो क्या है? भारतीय परंपराओं के लिए शर्मसार करने वाली बातें हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा। भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? भारत में पहली पशुधन गणना 1919-20 में प्रारंभ की गई थी, पहली पशुधन गणना। अभी वर्तमान में पशुओं के मामले में विश्व में नंबर 1 देश है भारत, और दुग्ध उत्पादन में भी नंबर 1 देश है भारत। क्या क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया? तो ये 1972 में किया गया, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ, द लिमिट्स टू ग्रोथ। ओके। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर, वर्चुअल रियलिटी का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्चुअल रियलिटी का पूर्ण रूप वर्चुअल रियलिटी है। वीआर, आप लोग वर्चुअल रियलिटी देखते हैं, वीआर वाला अभी आ गया है। आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ है अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, तकनीकी, जनन की है सभी। ये आत्मनिर्भर भारत मतलब क्या होता है? सारा कुछ भारत में। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? तो भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है साथियों, वही आपको जो बताए थे, माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता को अनुकूल बनाना सागरमाला परियोजना का मुख्य लक्ष्य है। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने देश प्रस्तावित किया था? तो औद्योगिक नीति 1948 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा आया था। और ये क्या था? ये जो है मिश्रित था। क्या था? मिश्रित। तो मिश्रित यहां नहीं दिया है, इसलिए इसका जवाब क्या है? ई है। और कौन लाए थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा। क्वेश्चन भी आता है कि प्रथम औद्योगिक नीति किसके द्वारा लाया गया था? तो प्रथम औद्योगिक मंत्री भारत के थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्हीं के द्वारा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है महाराष्ट्र के अंदर। ओके साथियों। तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र हुआ, उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र हुआ, और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र हुआ साथियों। वैसे तो 5 6 क्षेत्र भी आ चुका है, लेकिन आप लोग से नहीं पूछेगा। कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय औसत आय है, जिसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। जैसे प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो कुल आय, देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। ओके साथियों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को। और इसमें क्या होता है? तो किसान को 2000 के किस्त में, 3 किस्त में 6000 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा सीधे उनके अकाउंट में दिया जाता है। अच्छा, 1 अप्रैल होना चाहिए था यहाँ, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ था, तो गलत है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसमें इसका जवाब ई मारना होगा। ठीक है ना साथियों। कहता है भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1925 में, एक वर्ष समिति की सिफारिश पे, और विवेक देवरिया समिति की सिफारिश पर 2017 में क्या किया गया? रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत के चावल उत्पादक के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर सेट बनाते होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता होगा। वर्तमान में सर्वाधिक चावल उत्पादन कहाँ हो रहा है? आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल किस क्रम में सजाना है? तो आरोही क्रम में। तो सबसे कम आंध्र प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में। तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 कैटेगरी होती है, आमन, ओस और बोरो। ओके साथियों, याद रखना है।
आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के द्वारा क्या किया जाता है? दिया जाता है आर्थिक विकास का सूचकांक, ठीक ना साथियों? तथा इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको पता है कौन है? एन के सिंह है। कौन है? एन के सिंह। और वित्त आयोग का चर्चा आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 280 में है, 280 में, इतना याद रखिएगा। और सुदीप्तो मंडल जो है 15वें वित्त आयोग में नहीं है। अशोक कुमार लहरी हैं, रामचंद्र रमेश चंद्र हैं और अजय नारायण झा क्या है? 15वें वित्त आयोग में है। केंद्र और राज्य के बीच में रुपया का जो आदान प्रदान होता है, सब्सिडियों का देन लेन होता है, वो किसके द्वारा होता है? वित्त आयोग के द्वारा होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ओके। कहता है हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 74% कर दिया है, ठीक ना साथियों? एफएम रेडियो जो है वो 100%। कहता है आय की असमानता मापी जाती है। आय की असमानता गिनी लॉरेंज गुणांक के द्वारा आय की असमानता मापी जाती है। और आपको पता है कि भारत में लगभग 1% लोगों के पास ही 80% से 90% आय है। तेल के संकट के कारण अधिकांशतः विकसित देश समस्या का सामना कर रहे हैं। ये समस्या क्या है? मुद्रास्फीति जनित मंदी। मतलब पैसा सबों के पास है लेकिन तेल नहीं है। ओके। अंतरिम जल निधि संयोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया था? तो इसे सुझाया था नरसिम्हन समिति ने। बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति। अंतरिम जल निधि समायोजन सुविधा ILAF को किसने सुझाया था? नरसिम्हन समिति। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको आप लोग क्या कहते हैं? ESEZ, इसका संकल्पना हम लोगों ने कहाँ से लिया था? चाइना से लिया था। क्योंकि चाइना ने विशेष आर्थिक जोन करके जहां पर आयात निर्यात के लिए कोई टैक्स नहीं लगता है, तो भारत में ऐसा पहला किया गया था कांडला बंदरगाह पर। और वर्तमान में कांडला बंदरगाह का नाम है क्या चीज साथियों? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ओके। याद रखना है, दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, क्योंकि आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन देखे ही नहीं, क्या था? विश्व व्यापार संगठन में भारत कब सम्मिलित हुआ? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और जिस दिन इसकी स्थापना हुई भारत इसका संस्थापक सदस्य था। कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को हुआ। किसके जगह पर? GATT गेट के जगह पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। ओके। याद रखिएगा, मूल्य वर्धित कर वैट वैल्यू एडेड टैक्स, मोड वैट संबंधित नहीं है। तो उत्पाद कर से, निगम कर से, जायदाद कर से, शुल्क कर से किसी से संबंधित नहीं है साथियों। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का परिवर्तन किया गया। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का परिवर्तन 25 सितंबर 2014 को, क्योंकि 25 सितंबर को आपको पता है 2014 को किया गया मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का परिवर्तन। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण साख का सृजन। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण साख। भारत की छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से 85। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। और इसी पंचवर्षीय योजना में आपका क्या आया था? तो कंप्यूटर आया था। ओके। और जब कंप्यूटर आया ना तो पूरा विरोध हुआ था, ठीक ना? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है सेबी के द्वारा लाया गया है, SEBI सेबी। अब आप लोग को कमेंट करना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब प्रभावी हुआ। वैसे सेबी का गठन कब हुआ था? तो सेबी का गठन हुआ था 1998 में। ओके साथियों। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब प्रभावी हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में चिपकाना है। ओके। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक सम्मिलित है। जीवन प्रतिष्ठा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर उपयुक्त में से सभी। और ये 1990 में पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम क्या था? महबूब उल हक। ओके। तो याद रखिएगा। लेकिन ये अमेरिका में जाके इसको दिया था। HDI इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप लोग बहुत बार सुने होंगे। भारत का इसमें रैंक अभी कितना है? 126 है। क्या कोई आपको ये बता रहा है? नहीं बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम बता रहे हैं। सर्वेश क्लासेस केडी जी का आपका प्यारा भाई सर्वेश। तो वीडियो को क्यों नहीं करते हैं लाइक, क्यों नहीं करते शेयर? सबसे बड़ी बात है शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। कंपटीशन आपका उनसे है जो मतलब बाहर से आए हैं या अंदर से है, नहीं, बल्कि कंपटीशन आपको अपने आप से है। भारत में नई आर्थिक नीति दो तो LPG इसको कहते हैं, कब आया था? तो ये 24
सितंबर 1991 को आया था। इसमें उदारतावादी था, निजीकरण था, भूमंडलीकरण था, सब कुछ था, ठीक ना। और ये मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा लाया गया था। ट्राइसिम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना का कार्यक्रम क्या है? यह ग्रामीण विकास का ट्राइसिम। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई? भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। मैं जो कराता हूँ वही एग्जाम में आता है, ऐसा मैं बहुत बार कहता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा नहीं है, लेकिन जिसका भी उसने अच्छी क्वेश्चन को बनाया है। सुपर मार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है फसल की कटाई के बाद की हानि को कम करने पर सुपर मार्केट में, ठीक है ना। मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो मुद्रा योजना में क्या था? किशोर, इसमें 40,000 से अधिक एवं 4 लाख तक के ऋण शामिल है। किशोर इसमें, तो देखिए इसमें मुद्रा योजना में क्या है कि ऋण दिया जाता है किसके लिए? तो जो व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए, 4 लाख से लेकर 10 लाख तक। लेकिन किसके लिए? तो जो व्यापार करने वाले हैं, छोटे व्यापारियों को, ओके, ना कि। तो इसलिए इसका जवाब क्या है? ई है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। और यही कार्यक्रम जब पूरी तरह से सफल हो गया, तब आपका क्या किया गया? बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की 1957 में, और पंचायती राज की स्थापना का प्रयास किया गया, ठीक है ना साथियों। किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए सिर्फ कर रहा है, तो इसे कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। सिर्फ जीवन का क्या हो रहा है? निर्वाह हो रहा है। जैसे हमारे पिताजी भी क्या है? किसान है। हम भी एक गरीब किसान के बेटे हैं, तो हमारे पिताजी के पास जितना खेती है, हम लोग जो पैदा करते हैं खा पी के पचा जाते हैं। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इनमें से कौन सा वित्तीय लेन देन में व्यापार के तौर पर जनता से जमा राशि ग्रहण कर सकता है? तो ऊपर में से कोई नहीं। विशिष्ट व्यक्ति फॉर्म नहीं। ये कौन कर सकता है? बैंक जमा राशि ग्रहण कर सकता है, बैंक। तो बैंक नहीं है, इसलिए जवाब क्या होगा? ऊपर में से कोई नहीं। जब ऊपर में से कोई नहीं है तो व्यक्तिपरक धारणा व्यक्तिपरक धारणा द्वारा परिभाषित एक क्षेत्र जो मुख्य स्थान की विशेषता से संबंधित भावनाओं और छवियों को प्रतिबिंबित करता है, उसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, गुरुजी, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अवधारणा क्षेत्र, अवधारणात्मक क्षेत्र कहा जाता है, ओके। इकोनॉमिक्स का सवाल थोड़ा क्रिटिकल आता है, तो एक बार अगर आप इस जो 7000 श्रृंखला में लगभग जो 700 ये जो इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं, इसको देख के जाइएगा, तो 8 प्रश्न अगर पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स से, तो 6 प्रश्न तो 100% नहीं से रहेगा, और 2 प्रश्न में अपना दिमाग लगा लीजिएगा। निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 8 में 8 बना लीजिएगा, ठोक दीजिएगा, झूम जाइएगा, नाच लीजिएगा और खुश हो जाइएगा। गुड़गांव में सभी महिलाओं को सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक वाहन सेवा शुरू किया गया। गुड़गांव कहाँ है? विस्की पिंक के द्वारा, विस्की पिंक्स गुड़गांव हरियाणा में है। हर कामकाजी महिला को 2 पीढ़िया दिया जा रहा है स्कूटी। एक सरकारी समिति में पालन किए जाने वाले सिद्धांत कौन सा है? सहकारी समिति में एक आदमी एक वोट। एक सहकारी समिति में एक आदमी एक वोट योजना पालन किया जाता है। जोकिन अल-चप्पो गुजमेन कौन है? जोकिन अल-चप्पो गुजमेन कौन है? तो मैक्सिकन ड्रग लॉर्डर हैं अल चापो के बारे में आप न्यूज़ सुने होंगे। ये मैक्सिको के क्या है? और ये हमारा जो एससीईआरटी का बुक है उसमें दिया है। स्वदेशी क्या है? तो स्वदेशी भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत से उत्पादित हुई है उसे क्या कहते हैं? स्वदेशी। स्वदेशी अपनाओ, मैगी नूडल छोड़ो, पतंजलि आटा नूडल खाओ। प्रचार देखते होंगे ना आप लोग। सन टीवी नेटवर्क किसे? हम प्रचार नहीं कर रहे किसी का, अपना मन जिसको खाना खाइए। ये पेड प्रमोशन वाला क्लास थोड़े है, हमको कोई कुछ दिया है भाई? सन टीवी नेटवर्क किसने स्थापित किया था? तो सन टीवी नेटवर्क को कलानिधि मारन ने स्टार्ट किया था साथियों के। और सन टीवी नेटवर्क को कलानिधि मारन ने। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है, करने की घोषणा किया, जो मोबाइल फोन को बैंक में परिवर्तित कर देगा। एक पांडव राजकुमार के नाम पर जारी किए जाने वाले इस वित्तीय ऐप की पहचान करें। यह वित्तीय ऐप है भीम यूपीआई। क्या है? भीम यूपीआई। देखते हैं क्वेश्चन मतलब कितना बड़ा है। सीधा पूछ सकता था कि भारत सरकार का यूपीआई क्या है, तो भीम यूपीआई है। लेकिन क्वेश्चन इतना लंबा कर दिया कि बच्चा डर जाएगा। लेकिन अपना लोग डरना नहीं है, क्योंकि हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं। हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं, ओके। तो डरना नहीं है, लड़ना है और जीतना है, और जीत के क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करना है।
किस भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम ने मई 2018 में भारत समावेशन पहल की शुरुआत की है? तो भारत समावेशन पहल की शुरुआत किसने की है? अहमदाबाद ने की है। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने देश का दूसरा सबसे बड़ा रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित करने का विचार प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश में। रूफ टॉप जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? तो मिर्जापुर में किया जाएगा। भारत में सरकारी स्वामित्व वाली गैस उत्पादक। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, छोटा छोटा बच्चा जानता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। रबर का कहाँ होता है? केरल में। देख रहे हैं कितना आसान सवाल है। खैनी लटाते लटाते इसको बना दीजिएगा। ओके साथियों, वैसे खैनी खाना क्या है? एकदम घटिया काम है, लेकिन कभी कभी खा लेना चाहिए उसको जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। ओके, हमर नहीं खाते तो आप देख सकते हैं काहे आप लोग गजब आदमी है। मतलब गमछा देखे नहीं, गरीब आदमी देखे नहीं, सोचे ही तो गरीबे वाला नशा करता होगा। अपना पियेंगे रम, भुलाएंगे गम। जब हो जाएगा आप सबका नौकरी सिलेक्शन, तब सब आदमी आइएगा, चंदा उंदा दीजिएगा, सुपर चैटर मार दीजिएगा चैनल पर। नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था और नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। ओके साथियों, ये सब हम ही कराएंगे, कोई और नहीं कराएगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन निष्पादन मंत्रालय भारत में सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ। ओके, खाउन खाद खरपतवार नियंत्रक का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में क्राउन खाद का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। वर्तमान में कुल 25 फसलों का एमएसपी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी किसान का आंदोलन हो रहा था, उसमें भी किसान किसका मांग कर रहे थे? वही एमएसपी का मांग करते थे। लगभग 25 फसल है जिस पर एमएसपी का निर्धारण होता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। खाद्य भंडारण हेतु जिम्मेदार है खाद्य भंडारण भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम इसको क्या कहते हैं? एफसीआई। एफसीआई क्या है? जिम्मेदार है। ओके, हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं। कहता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इनमें से किस कार्य गतिविधि हेतु ऋण प्रदान करने का प्रावधान है? तो गैर कृषि कार्य। गैर कृषि कार्य के लिए ऋण प्रदान कर जा सकता है प्रधानमंत्री योजना। बाकी तो 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? आइए देखिए, पहले कराए थे अब आ गया, पहले कराए थे अब आ गया, तो मार दिए होंगे आप। शक्तिकांत दास कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई के 25वें गवर्नर है, 25वें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अजय नारायण झा और अशोक लहरी इसके क्या है? सदस्य हैं। ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1948 में। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम 1948 में। रेलवे बजट को आम बजट में विलय किया गया 2017-18 में। 2017 और विवेक देवराय समिति के संस्तुति पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विवेक देवराय समिति के संस्तुति पर ऐसा किया गया था 2017-18 में। आम बजट में रेलवे बजट को मिला दिया गया। ओएनसीजी तेल एवं प्राकृतिक गैस की निगम के रूप में स्थापना। ओएनसीजी जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो कोई अगर कहता है कि नेहरू क्या किया था, तो ही किया था। नवरत्न जो कंपनी है उसकी स्थापना किया था। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अडानी को अमीर बनाने का काम किया। ऐसा कल क्या है, कृषि कानून को लेकर जो कानून बना था उसमें जो इनसाइड स्टोरी था, कल रवीश कुमार बता रहे थे। वैसे हम तो क्या है, मोदी भक्त हैं। हमने दो बार मोदी को वोट दिया। बस वो बात अलग है कि मोदी ने हमारी बेरोजगारी को दूर नहीं किया। दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड 15 लाख नहीं दिया। दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड को क्रियाशील किया गया है। दिवाला एवं शोधन अक्षमता, और हमको निकाल भी नहीं सकता कोई, क्योंकि अपना तो अपना चैनल है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? यूट्यूब को ब्लॉक कर देगा, हम ब्लॉक हो जाएंगे। अरे भैया, मोदी जी हो मोदी जी। मोदी जी को चाहने वाले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और राहुल गांधी को चाहने वाले जो हैं वो कमेंट करें। ओके, कहता है किस वार्षिक बजट में अप्रैल 2010 में जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था? तो जीएसटी 2006-7 में। लेकिन जीएसटी लागू कब हुआ? 2019 में लागू हुआ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अरुण जेटली उस समय क्या थे? वित्त मंत्री थे। ओके साथियों,
तथा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को 1954 में लागू करने वाला प्रथम देश कौन था? तो हम लोग पता है आपको, आपको पता है कि जीएसटी को सबसे पहले कौन लागू किया था? तो जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था साथियों आपका फ्रांस। जीएसटी को कौन लागू किया था? फ्रांस लागू। हम लोग का जीएसटी मॉडल कहाँ का है? तो स्वीडन का है। किस प्रधानमंत्री के नाम से राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई है? तो सौर मिशन शुरुआत की गई है जवाहरलाल नेहरू के नाम पर राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई है। नीति आयोग के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन के तहत एसीआईसी अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना की गई। ये किया गया 31 जुलाई 2019 को। 31 जुलाई 2019 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको क्या रखना है? याद रखना है। ओके। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री सौभाग्य बिजली हर घर योजना शुरुआत की गई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही। और ये कब किया गया? 2017 में किया गया। ओके। कौशल विकास एवं उद्यमता नाम की एक नई केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो 2014 में की गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में 8 कोर सेक्टर का संयुक्त भार कितना है? ये संयुक्त भार है 40.23। 8 कोर सेक्टर है, जैसे कि कोयला हो गया, लौह इस्पात उद्योग हो गया, कार्बन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन डी डीपीआईआईटी की स्थापना हुई थी। डीपीआईआईटी की स्थापना 1995 में। हम लोग तो ये सब सवाल नहीं जानते थे भैया, अभी सीख रहे हैं हम भी। नीति आयोग की स्थापना वर्ष 1915 में योजना आयोग के स्थान पर की गई, जिसे भंग किया गया था 2014 में। नीति आयोग को भंग करते हैं। इनमें से किस वार्षिक योजना को पृथक योजना के रूप में व्यवहार में लागू किया गया? तो देखिए, पृथक योजना 1888, 89 एवं 89-90 नहीं। पृथक योजना का मतलब क्या है कि एक रोलिंग प्लान के तहत जो आया था, तो आया था 1990 से 91 और 91 से 92 में। ठीक ना साथियों? इनमें से कौन ऋण नियंत्रण की एक मात्रात्मक पद्धति नहीं है? ऋण नियंत्रण के मार्जिन सीमांत आवश्यकता, बैंक नीति दर है, मुक्त बाजार परिचालन है, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर है, लेकिन मार्जिन सीमांत आवश्यकता नहीं है। मार्जिन सीमांत आवश्यकता नहीं है। क्या चीज? तो ऋण नियंत्रण की एक मात्रात्मक पद्धति नहीं है। मतलब कर्ज को नियंत्रण करने के लिए मार्जिन सीमांत आवश्यकता से नहीं होगा, सीआरआर को बढ़ाने से हो जाएगा, मुक्त बाजार परिचालन से हो जाएगा, बैंक दर से हो जाएगा। यदि ब्याज अदायगी को सकल वित्तीय घाटे में से घटाया जाए तो शेष प्राप्त क्या होता है? तो शेष प्राप्त होता है राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति यहाँ नहीं है, इसलिए राजस्व प्राप्त होता है। राजस्व, ठीक ना? तो नहीं है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ही धन क्या है? धन क्या है? तो वस्तु धन है। वस्तु क्या है? धन है। धन। घरेलू उत्पाद पर करों का मूल्य वर्धित कर वैट में रूपांतरण की प्रथम सिफारिश किसने की थी? तो वैट जो है राजा चिलैया समिति के संस्तुति पर आया है। ठीक ना साथियों? भारत में सहकारी सहकारी संस्थानों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार के पूंजी कर लगाने की संस्तुति डैश की सिफारिश पर की गई थी। तो पूंजी कर लगाने की संस्तुति जो है, ये किसके सिफारिश पर की गई थी? तो ए ई है, पता नहीं किसके सिफारिश पर किया गया था। क्या है? मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति अनुचित है। यह किसने कहा था? यह कहा था जेएम किन्स ने। जेएम किन्स ने कहा था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जेएम किन्स। इन्होंने कहा था मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और परंतु अपस्फीति अनुचित और अक्षम है। गांधीवादी योजना का प्रारूप किस तैयार किया गया? गांधीवादी योजना का प्रारूप एस.एन. अग्रवाल के द्वारा प्रारूप किया। गांधीवादी योजना एस.एन. अग्रवाल के द्वारा प्रारंभ किया। भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 किस राज्य में है? तो राजस्थान में। भारत का प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन राजस्थान में किया गया था। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री के तौर पर लंबे समय के लिए कार्य किया है? तो ये है आपके पी चिदम्बरम। लगभग 8 साल तक क्या रहे भारत के वित्त मंत्री। अरुण जेटली भी रहे हैं, लेकिन सबसे लंबा कौन रहा है? पी चिदम्बरम। ओके। उन्नीस 103 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से भारत अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी शुरुआत की गई है 2019 में। 103 करोड़ रुपया, 103 लाख करोड़ रुपया की प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया 2019 में साथियों। ओके। तथा मानव मानव के के एक समूह के विचलन वर्गों का योग न्यूनतम होता है यदि इसे डैश मापा जाता है। इससे नापा जाता है समांतर माध्य। समांतर माध्य मापा जाएगा तो विचलन क्या होगा? अधिक होगा। ऋण माफी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऋण माफी शब्द कृषि से संबंधित है। कृषि में ही बार बार ऋण माफी। फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री के आर्थिक PMISC अध्यक्ष कौन है? ये है आपके विवेक देवराय। प्रधानमंत्री का विवेक देवराय समिति। ओके। कहता है फरवरी 2018 तक जीपी मॉर्गन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ये थे आपके कल्पना मोरपिरिया।
ओके, ये सब नहीं आएगा। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया था, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण का जन्म हमारे बिहार में ही हुआ था। ओके, इनमें से किसने कहा कि सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय का विकास घोतक मिथक है? तो ये किसने कहा था? दीनदयाल उपाध्याय ने। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई की कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत आय के प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक यह क्या है? मिथक। क्योंकि सब आदमी के पास उतना रुपया थोड़े है। कुछ देशों में लाल एवं माल एवं सेवा कर को कहा जाता है, कुछ देशों में मूल्य वर्धित कर वैट कहा जाता है, अपना लोग तो जीएसटी कहते हैं। कहते हैं अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? तो अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो ये कौन था? मोहम्मद यूनिस ने। मोहम्मद यूनिस ने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह जो सहकारिता समूह है इसके, इनमें से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सब सूक्ष्म सिंचाई प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन, ग्रामीण आय को बढ़ावा, ये सभी क्या है? मनरेगा का लक्ष्य है। ओके, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति या फिर क्या है? तो असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र इतना है जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। अब हम 2 रुपया कमा रहे हैं। नीति आयोग का अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत एक सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर क्या कर दिया गया? तब आधार वर्ष कर दिया 2011-12। ओके साथियों, कहता आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास में निर्धनता का निवारण। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है। ओके, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? तो आर्थिक असमानता है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानता है, किसी के पास बहुत रुपया और कोई मेरे तरह गमछाधारी गरीब। ओके, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। क्यों? कृषि में अधिकांश व्यक्ति कृषि में बेकार है। बाप बेटा दोनों लगल है, फसल का उत्पादन होता। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। गांधी जी का क्या था? ये योजना था। भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखा के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सभी सही हैं। शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनका मानसिक प्रति व्यक्ति उपभोग 1507 रुपया से कम है वो गरीब माना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनका मानसिक 872 से कम है वो गरीब माना जाएगा। शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनका मानसिक प्रति व्यक्ति उपभोग 2407 से कम माना जाएगा वो गरीब माना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, तो ये दोनों तो सही है, लेकिन ऊपर का दोनों क्या है? गलत है। विदेशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश किया गया धन किस रूप में जाना जाता है? तो ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसी को हम लोग एफडीआई कहते हैं। अभी एफडीआई बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर गया है? 14%, 74%, सॉरी। एमआरटीपी अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से एमआरटीपी का कौन सा पूर्ण रूप सही है? तो एमआरटीपी का पूर्ण रूप है मोनोपोलीज रिएक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट। ओके, मोनोपोली, मोनोपोलीज का मतलब क्या है? कि कोई आदमी एक ही बना रहा है तो वही बनाते रहेगा उसी को। इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा है? तो पूंजी प्राप्ति किससे किया जा सकता है? तो कर से भी किया जा सकता है, ऋण वसूली से भी किया जा सकता है, उधार से भी किया जा सकता है, विनिवेश से नहीं किया जा सकता है। तो पूंजी प्राप्ति एक से अधिक से। टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वस्तु विनिमय का क्या किया जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली, जो कि मुद्रा के प्रयोग से पहले प्रचलित थी। ओके, विश्व के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन के सापेक्ष में बताने वाली खातों के समूह को क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं भुगतान शेष। क्या कहते हैं? भुगतान शेष कहते हैं। विश्व के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को सापेक्ष में बताने, संक्षेप में बताने के लिए क्या कहते हैं? जिसे भारत पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल निवेश के मूल्य को कहा जाता है अवमूल्यन। अवमूल्यन भारत में कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ठीक ना साथियों? वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है व्यापार संतुलन। आयात और निर्यात के रूप में संतुलित किया जाता है व्यापार संतुलन। 121 का शगुन बना दिए हैं, थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं। चलिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक विदेशी देश में 3 भारतीय डिजिटल भुगतान ऐप्स लॉन्च किया है। उस देश का नाम क्या है? तो इस देश का नाम है सिंगापुर। क्या नाम है? सिंगापुर, यूपीआई।
1 जनवरी 2016 में अतुल्य भारत अभियान के लिए किस नए चेहरे का चयन किया गया है? तो ये है अमिताभ बच्चन। अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया अभियान के लिए किस नए चेहरे का था? अमिताभ बच्चन। बताइए, इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे आमिर खान। लेकिन आमिर खान जो एगो ने दे दिया था कि भारत में असहिष्णुता लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, बस हटा दिया गया इसको मोदी सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा भुगतान को आसान बनाने के लिए भुगतान हस्तांतरण प्रणाली कब शुरू की गई? तो भारत क्यूआर कोड के द्वारा। भारत क्यूआर कोड। ओके। पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज्यादा रहा है? ये सेवाएं क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह। मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की थी? मानव विकास की अवधारणा एचडीआई आपको शुरू में बता दिए थे 1990 में महबूबुल हक ने। ओके। तथा मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की इनमें से किस आधार पर संतुलन नहीं करती है? तो कारपोरेट गवर्नेंस अभिशासन के आधार पर संतुलन नहीं करती है। लंबा स्वस्थ जीवन ये सब पर है, ज्ञान है, लंबा स्वस्थ जीवन है, जीवन स्तर है। मानव विकास सूचकांक को 1990 में महबूब उल हक के द्वारा जारी किया गया था, पाकिस्तान के महबूब उल हक और आत्मसेन। खाली महबूब उल हक और आत्मसेन। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय का एक पहल है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है ये वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय का एक पहल है। ऐसा कोई समाज निश्चित रूप से समृद्ध और सुखसाल नहीं हो सकता जिसके सदस्य का काफी बड़ा हिस्सा गरीबी और दयनीय स्थिति में हो। उपरोक्त कथन किसका है? तो एडम स्मिथ का। एडम द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी थी? एडम स्मिथ को। और एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके। कहता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। कहता है खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उसके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है, उसे कहा जाता है उपभोग वस्तुएं। किस वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सीमा को अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है, अंतिम सीमा मूल्य का। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डैश रूप में व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध निवेश, सकल निवेश या मूल्य ह्रास। ओके। क्या कहते हैं? एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे रियासत रूप में शुद्ध निवेश कह सकते। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत नाम से जानी जाती है। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत नाम से जानी जाती है, औसत लागत। एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक थे, यहाँ पे तो कौन है? हमको लगता है माइक्रो के थे जॉन मेनाल्ड किन्स। कौन थे? जॉन मेनाल्ड किन्स ही थे माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ओके। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र में एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? ये थे जॉन मेनाल्ड किन्स, जे एम किन्स थे। ठीक है ना? ये किसकी पुस्तक क्या थी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसकी पुस्तक थी? मीन्स की, किन्स की। ओके। उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य का अंतर को कहते हैं, तो उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता अधिशेष। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करते? उसे कहते हैं ओली ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब क्या है? बहुत कम आदमी है, उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं, ओलिगोपोली। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ होता है, एमआरपी का अर्थ होता है मिनिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके साथियों। वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है, उसे कहते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम आप लोग सुने होंगे, उसे कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब सिर्फ नाम दे दिया कि बायजूस
अनअकैडमी, डिज्नी। इनमें से मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है, इनमें मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? एक बाजार जहां वस्तुओं को निःशुल्क ले जाया जा सकता है, गलत है। सरकार स्वामित्व बाजार, गलत है। बाजार जहां वस्तुओं की भारी छूट मिलती है, गलत है। बाजार जहां मांग और आपूर्ति से मूल्य निर्मित नहीं होता है, गलत है। होता है अगर रहता तो ही सही, इसमें सभी क्या है, गलत है। जिस जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हो? तो उस बाजार को कहते हैं मोनोपोली बाजार। मतलब एक ही आदमी है, हम ही बेच रहे हैं और तुम खरीद रहे वाले अकेलौते हो, इसे क्या कहते हैं? मोनोपोली बाजार कहते हैं। सार्वजनिक या ऋण क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पे किया जाता है, तो स्वामित्व के आधार पे। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है तो सार्वजनिक, और निजी व्यक्ति के पास है तो क्या है? निजी। इनमें से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नील हेर्निस डेविस बोर्ड आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नील कौन संबंधित है? तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस है, डेविड रिकॉर्ड है, जॉन मेनार्ड किन्स। ये सब क्या आर्थिक सिद्धांत से संबंधित हैं, लेकिन नील्स हेनरिक डेविड बोर्ड ये आर्थिक विकास के सिद्धांत संबंधित नहीं है साथियों। ओके। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उद्योग जो है किसके अंतर्गत आता है? माध्यमिक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? तो कृषि किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का एक उदाहरण है सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नहीं है? भारत सरकार ने एफडीआई प्रस्तावों को अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया, सही है। उसके बाद क्या है? एफडीआई के प्रस्ताव को आवेदन प्राप्त करने में 10 दिनों के भीतर स्वीकृति मिल जाती, सही है। भारत सरकार ने घोषणा की एक उद्यमता पाठ्यक्रम का प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाएगा, ये क्या है? गलत है। यही क्या है? नहीं है। और राज्य को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था का हिस्सा है? सेवा क्षेत्र तृतीयक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ओके साथियों, एक ही सब वहां पर एक ही होगा, वही ऑप्शन था, तो पते हैं हम लोग को। हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। ओके। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र का एक उदाहरण नहीं है? तो असंगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो पुलिस भी असंगठित क्षेत्र है, खेती असंगठित क्षेत्र है, बैंक असंगठित, सरकारी नौकरी। कहता है निम्न में कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो खेती तो असंगठित क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है? ये क्या है? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग को क्या कहते हैं? घरेलू उद्योग भी कहते हैं। निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक होते हैं? तो ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले कारक होते हैं। कार्गो सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का एक हिस्सा क्या है? तो ये हिस्सा है तृतीयक। कार्गो किस में आता है? तो तृतीयक क्षेत्र में। भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे उचित रूप से परंपरा और सबसे उचित रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित वर्णित किया जा सकता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वो बात अलग है कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है, तो 96% जो है ये पूंजी क्या हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया। संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र के संकल्पना से अभिप्रेरित है, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच सहयोग संकल्प क्षेत्र। कहता है तेल उत्पादन में वृद्धि को क्या कारण है? तेल उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति, सरसों। पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसों उत्पादन। भारतीय समाजवाद का मिश्रण है, भारतीय समाजवाद मिश्रण है मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र के अधीन नहीं है? तो तृतीयक क्षेत्र के अधीन कौन सा नहीं? तो कोई नहीं है। तृतीयक क्षेत्र के अधीन नहीं है, कोई नहीं है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य है, उद्योग, पशुपालन, कृषि, इसमें से तीनों नहीं है तृतीय क्षेत्र के अंदर। इसलिए जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? तो जीडीपी की गणना कौन करता है? अभी बताए थे शुरू में, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ इसको कहते हैं, तो जीडीपी की गणना ही करता है। हमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल के मूल्य से पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। सकल घरेलू उत्पाद निम्न में से किसका कुल मूल्य है? सकल घरेलू उत्पाद किसका? एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवा का कुल मूल्य है। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाले अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? राजा कृष्ण ने। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द जो है ये राजा कृष्ण ने दिया था, ठीक ना साथियों, क्योंकि उस समय सिर्फ हिंदुओं का ही विकास हो रहा था, कहा गया हिंदू वृद्धि दर। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो सेवा क्षेत्र अभी वर्तमान में भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। ओके।
कहता है कौन सा सहकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सही निवेशक का प्रमुख नियमन है? ये है आपका सेबी। कौन है? सेबी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहा जाता है? शुद्ध। कहता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है? एनएनपी क्या है साथियों? तो एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डिप्रेशन। जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास को क्या कहते हैं? एनएनपी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता था। ओके, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, ये दोनों पहले करता था, अब तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? दादा भाई नेहरू ने किया था। उस समय राष्ट्रीय आय मात्र 20 रुपया पता चली थी पूरा भारत की। ओके साथियों, अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीपी का पूर्ण नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी का पूर्ण फॉर्म है। कंटेनर कंपटीशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है? तो रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। कौन सा आपका साथियों? कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न पीएसयू। भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय को बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के पदों में मापा जाता है। राष्ट्रीय आय के 3 विधि है मापने के, वो सब कभी डिटेल में होगा। देश में भारत के सभी बड़े उद्योगपति ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। तो 1944 में इसे कहते हैं चक्रवर्ती सीआर फार्मूला। क्या कहते हैं? सीआर फार्मूला। सीआर फार्मूला इसे कहते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला, जिसमें सभी बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर क्या किया था? एक फार्मूला। कहता है भारत में प्रवाही योजना लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रवाही योजना, रोलिंग प्लान। तो जब भारत में रोलिंग प्लान लाया गया था तो लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय। रोलिंग प्लान जब आ रहा था तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक ना साथियों, भारत में एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीसी का नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पूर्ण रूप है। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात की स्थापना की गई? ये है राउल किला इस्पात संयंत्र, जर्मनी के सहयोग से। ओके साथियों, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था और भद्रावती पता नहीं। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से स्थापित कौन थे? तो ये था राउल केला, जो कि राउल केला कहाँ है साथियों? छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में राउल किला, सॉरी, उड़ीसा में। भिलाई छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। राउल किला कहाँ? उड़ीसा में। भारत में पंचवर्षीय योजना की अंतिम मंजूरी डैश द्वारा प्रदान किया जाता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अब तो पंचवर्षीय योजना बनता ही नहीं है। पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई? तो पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी, ये थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी। कौन थी ये? ये थी आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, कहते हैं नीति औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, उद्योग की कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? तो 3 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महानवालिस मॉडल पर आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी, पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र पर था। ठीक है, भारत में सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू किया गया था। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल हेराल्ड एवं डोमर मॉडल पर आधारित थी। आपको पहले करा दिए हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हो गई थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त। 11वीं पंचवर्षीय योजना में संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग रिसोर्स एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। ये क्या था? हस्तशिल्प में। किसमें? हस्तशिल्प में। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि की स्थिति को में सुधार लाना यह वर्ष शुरू हुआ था। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ था? 1951 से शुरू हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय 1951 योजना थी। ये क्या योजना थी? ये के एन राज योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो के एन राज थे। कौन थे? के एन राज थे। ओके, आइए
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? विनिवेश प्रक्रिया 1991 में प्रारंभ हुई। इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है पीसी मोहन वालिस को। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत दर क्या है? तो 9%। जीडीपी की औसत वार्षिक लक्ष्य कितना था 11वीं पंचवर्षीय योजना में? 9%। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो मुख्य केंद्र बिंदु था कृषि पर विकास, कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मृत अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। 1956 से लेकर 61 तक चला था दूसरी पंचवर्षीय योजना, पीसी महानवालिस के मॉडल पर आधारित था। ओके, तथा आर्थिक नियोजन की निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? ये है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। ओके साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना। कहता है समाज में सामाजिक पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय तौर पर कहा जाता है? तो महानवालिस मॉडल कहा जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में शुरू। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ओके, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं थे? तो पंचवर्षीय योजना का विकास, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता और साहित्य, इनमें से सभी क्या थे? पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। ओके, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? तो भारत में जेंडर बजटिंग जो है केंद्रीय बजट 2005-6 से शुरू किया गया। क्या चीज? जेंडर बजट, मतलब महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बजट, जेंडर बजट कब शुरू किया गया? हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है जीडीपी से। किससे संबंधित है? जीडीपी से। कौन दिया था? कृष्णन ने। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारक का चिंतन समूह थिंक टैंक है, नीति का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नीति का पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ था। ओके साथियों, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के निम्न के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया? तो 44%। इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? तो नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में नीति आयोग के सी उस समय तो कौन थे? अमिताभ कांत थे। वर्तमान में वी के सुब्रमण्यम है, वी आर सुब्रमण्यम है। लेखा अनुदान बना है साथियों, तो लेखा बजट पारित लंबित होने के कारण आवंटित ले। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? ये थे आपके वी के आर वी राव ने वैज्ञानिक दृष्टि से भारत में गणना की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ये थी आपकी 17.64%। ओके, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। अतः भारतीय भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्न में से कौन सी गरीबी रेखा के लिए सही है? गरीबी रेखा के लिए क्या सही है साथियों? सी 2 और 3। 2 मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपया प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 32 रुपया प्रतिदिन खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। RODRA, रोडार का सही रूप क्या है? रोडार का सही रूप है रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड आर्काइव। रिटायर्ड ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्काइव, क्या आर्काइव। राजकोषीय घाटा क्या है साथियों? तो बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ये क्या है? राजकोषीय घाटा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था? तो सुशील मोदी ने 2006 साथ में सुशील कुमार मोदी, जो कि क्या थे? वो वित्त मंत्री थे उस समय। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग जनता पार्टी की सरकार द्वारा मोरारजी देसाई। भारत में योजना अवकाश कब से रहा? तो 1966 से 69। भारत में योजना बनाने के लिए पैसा ही नहीं बचा था भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समष्टि आर्थिक विकास, समष्टि आर्थिक विकास। ओके, सब निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है सेवा कर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है साथियों मनमोहन सिंह को। किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। कौन सा आर्थिक संरचना में नहीं आता है? सड़कें, रेलवे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य आर्थिक में नहीं आता है। ओके, 10वीं योजना का कार्यकाल क्या था? 10वीं योजना का कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1997 से लेकर 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय। किस देश की प्रति व्यक्ति आय आय प्राप्ति की जाती है? तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से प्रति व्यक्ति आय।
कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय कीमत स्तर घटा। ओके, कहता है भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया, कब किया गया साथियों? तो ये किया गया 1952 में भारत सरकार द्वारा। ओके, कहता है पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास योजना आयोग है एक। योजना आयोग एक क्या है? असंवैधानिक निकाय। योजना आयोग क्या है? असंवैधानिक निकाय है। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5.6%। 1991 की आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? तो इनमें से सभी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। भारतीय योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं भारतीय योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष। ओके, योजना आयोग का स्वरूप क्या है साथियों? तो परामर्शदात्री है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग कितना? तो 5,000 करोड़ रुपया। 5,000 करोड़ रुपया वित्तीय घाटा है 92-93 के लिए। इसमें कुछ भी बताना नहीं है, ये क्या है? एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। इनमें से कौन सी एक 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए लक्षित औसत वृद्धि दर था? ये था 10%। 12वीं पंचवर्षीय योजना। जे एन एन यू आर एम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक सुधार कर से है? ये है आपका शहरी अधोसंरचना के सुधार से है। JNNUR जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण उद्योग। कहता है निम्न पंचवर्षीय योजनाओं में से किस में तीव्रतर संपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया है? यह है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP की नीति योजना लागू की गई है? यह है 12वीं पंचवर्षीय योजना में PPP मॉडल लाया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीति। कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि उद्देश्य नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या कम करना हम लोग का उद्देश्य। हम लोग ऑस्ट्रेलिया थोड़े हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में। 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का सरकारी आदेश पर हुआ था। ठीक ना साथियों? भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग है, भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक में विलय हुआ? देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? ये विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है 1 अप्रैल 2019 को। देना बैंक और यूनियन बैंक और क्या, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक को पंजाब बैंक में, यूनियन बैंक नहीं, इंडियन बैंक में आंध्रा बैंक को मिला। नीचे दिए गए विकल्पों में नाबार्ड का सही रूप क्या है? तो नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसकी स्थापना शिवरमन समिति की संस्कृति पर कब हुई थी? 1882 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड की स्थापना की गई साथियों कब? तो 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1982 में की गई। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सेबी का सही पूर्ण रूप है? तो सेबी का सही पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी। सॉरी, सिडबी। सिडबी का पूर्ण रूप है सिडबी, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था? तो नरसिम्हन समिति का गठन बैंकिंग सुधार के लिए। बैंकिंग क्षेत्र में EDD का फुल फॉर्म क्या है? EDD का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड ड्यू डिलिजेंस, EDD। एक संपत्ति जो एक उधारकर्ता के पास होती है और एक ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग करती है जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता है, कहलाता है साथियों संपार्धिक। क्या कहलाता है? संपार्धिक। एक संपत्ति जो एक उधारकर्ता के पास होती है और एक ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग करती है जब तक चुका, संपार्धिक। ओके, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते थे? भारतीय मुद्रा नोट जो है नासिक में मुद्रित किया जाता है। ओके साथियों, कहाँ? नासिक में मुद्रित किया जाता है। नासिक में भारतीय मुद्रा नोट। रुपये के चिन्ह को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन है? उदय कुमार थे। ये चेन्नई IIT चेन्नई के छात्र थे और ये जो रुपया का सिंबल है इन्होंने ही दिया था। भारतीय रुपये का नया प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? तो 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार। भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए
उपयोग की जाने वाली सामग्री है तो उपयोग की कपास एवं कपास के लत्ते। 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते थे? वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ओके साथियों, बाकी सभी पर आरबीआई के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्री में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोट पर देखा जा सकता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का, क्योंकि ये क्या है, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तथा भारत में करेंसी नोट के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं होती है? तो भारत के करेंसी नोट के पिछले भाग पर जो है 15 भाषाएं हैं। 15 भाषाएं होती है। भारतीय सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो ये किया था साथियों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनरुद्धार करने के लिए। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई। ओके, कहता है वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर थे सीडी देशमुख। ओके साथियों, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई। बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप होता है स्टैट्यूटरी लिक्विफाइड लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर का। ओके, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है? आयकर इसका एक अंग नहीं है। नकदी सीआरआर है, एसएलआर है और बैंक दर है, लेकिन आयकर भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति जो कि 2 महीने में जारी किया जाता है उसके। इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग की विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका कार्मिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? ये कौन है? बीमा उमा वाला कौन काम करता है? तो ये करता है आई आर डी आई, आई आर डी आई, आई आर डी आई। ओके, इरडा, इसको कहते हैं इरडा। आरबीआई का प्रतीक क्या है? तो आरबीआई का प्रतीक है एक तार के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। एक तार के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में एसबीआई का स्थापना। पहले ये किस, सॉरी 1908 में। भारतीय स्टेट पहले ये किस नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बम्बई का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया गठन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो इसे 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पूरी तरह से भारतीय द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक कौन था? ये था पंजाब नेशनल बैंक। कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा बना पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। ओके साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र के अधीन नहीं है? तो ये सरकार के लिए बेकार, सरकार के जनता के लिए बैंक कर आरबीआई के कार्याधीन अधीन नहीं है। बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है? तो बैंक दर शब्द का अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को दिए गए अपने ऋण पर लगाए जाने वाले ब्याज दर। मतलब केंद्रीय बैंक से जो आप टैक्स कर लीजिएगा उस पर जो ब्याज लगेगा उसी को क्या कहेंगे? बैंक दर। कहता है केंद्रीय दर वह बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक क्या करती है? अन्य बैंकों को उधार देती है। केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ किया गया था। 1 अप्रैल 1949 को। ओके साथियों, कहता है भारत के केंद्रीय सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? वर्ष 1980 में 6। 1969 में कितना? 14 बैंकों का। 1980 में 6 और 2019 में फिर 3 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इनमें से बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, इलाहाबाद, ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक है। एक्जिम बैंक की स्थापना की गई 1982 में। 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकृत नोटबंदी की घोषणा कब की गई? तो नोटबंदी की घोषणा कब की गई? 8 नवंबर 2016 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 की गई। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी थी? बैंकों की संख्या कितनी है? 12। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या अक्टूबर 2020 तक कितनी है? 12, 12। निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यह करेंसी नोट जारी करता है, यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, या वाणिज्य बैंकों का आरक्षित नकदी आरंभिक प्रदान करता है, यह प्रतिभूति बाजार के विकास में को बढ़ावा देता है? तो यही नहीं है। ओके साथियों, निम्न में से कौन सा कार्य एन बी, एन, एन बी एफ सी, 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 एन बी एफ सी,
द्वारा नहीं किया जाता है तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता? मांग आधारित जमा स्वीकार करना, एनबीएफसी द्वारा ऋण प्रदान करना, निवेश करना होता है, शेयर का अधिग्रहण करना होता है। मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? तो न्यूनतम भंडार, इसे कहते हैं आप लोग न्यूनतम भंडार। और ये कब अपनाई गई? 1957 में अपनाई गई। न्यूनतम आरक्षित अनुपात प्रणाली, न्यूनतम भंडार प्रणाली। ओके साथियों, कहता है निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कोलकाता में यूरोपियन प्रबंध के अधीन की गई थी? वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में। ओके, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक कौन थे? उस समय भारतीय रिजर्व बैंक थे उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल। कहता आरबीआई के क्रेडिट नियंत्रण विधियों को व्यापक रूप से किन दो भागों में विभाजित किया गया है? मात्रात्मक और गुणात्मक नियंत्रण। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की है? आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की है मनमोहन सिंह ने। भीम भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भीम का पूर्ण रूप है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का पूर्ण रूप है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, दो 2000 के भारतीय नोट का पर छापा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो मंगलयान ये अंतरिक्ष में भारत का पहला मंगल मिशन है। 2000 के नोट पे छापा है, गुलाबी कलर का। अब तो वापस लिया जा रहा है 2000 का नोट। क्या कहता है? सीएससी द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर में जिलों में प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? ये खोला गया था मुरादाबाद। यूपी के मुरादाबाद में सीएससी सेंटर खोला गया था। अब तो बहुत सारा सीएससी सेंटर बिहार में भी खुल गया, आप लोग जानते होंगे। क्या कहता है? TIFAC प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक, प्रौद्योगिकी संचालित पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित करना। कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। विनिर्माण और निर्माण को सुधार लाना। विनिर्माण और निर्माण को सुधार लाना। ओके, हैदराबाद को हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है। हाईटेक का पूर्ण रूप क्या है? हैदराबाद हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। हैदराबाद हाईटेक का फुल फॉर्म हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आइए, श्वेत क्रांति, जिस श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से। ओके साथियों, अंडा क्रांति, रजत क्रांति, गोल शहद के लिए कोई क्रांति, इनमें से कौन सी कंपनी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है? तो गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी अल्फावेट इंक। अल्फावेट इंक क्या है? गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है। ओके, कहता है हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टेटिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है गुजरात। ओके, कौन सा है समुद्री उत्पादक मत्स्य राज्य? गुजरात। सरकार अनिवार्यता कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है? तो 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। एमएसपी कितने के लिए? तो 22 फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है। यदि यदि लोगों को एक साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? देयता है। हम लोग भी क्या है? एक संसाधन है। जिम्मरमैन ने क्या कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं। वह केंद्रीय बैंक कौन है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण करता है? तो वह है नाबार्ड। कौन है? नाबार्ड है। ओके, कहता है भारत की मौद्रिक नीति का सूत्रीकरण एवं इसकी घोषणा की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिलायंस जियो इन्फॉर्कॉम लिमिटेड किस नाम से निजी कंसल्टेंसी आरंभ करने की योजना है? तो ये जियो क्राइन के नाम से। थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपये के नोट पर छापा भारत की संस्कृति विरासत का प्रतीक है। ये आपका 200 नोट पर क्या सकता है? सांची का स्तूप। 200 नोट पे क्या छपा है? सांची का स्तूप। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले 100 के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? यह रंग भूरे रंग का है। सही है। रानी का बाब की आकृति है। तो बिल्कुल रानी की बाब है। रानी की बाब क्या है? 100 रुपये के नोट पर रानी का बाब है, जो कि कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक ना। और 200 रुपये के नोट पे क्या है? सांची का स्तूप है। और 5000 के नोट पे क्या है? लाल किला है। और 2000 के नोट पे क्या है? मंगल यान है। और 50 रुपये के नोट पे कोना। कहता है किस यूरोपीय देश ने सर्वप्रथम बैंक नोट की शुरुआत की तथा हाल ही में दुनिया का पहला कैशलेस नकदी रहित देश बन गया है?
ये कौन सा यूरोपीय देश है साथियों? ये है आपका स्वीडन, स्वीडन है। ओके। विमुद्रीकरण के बाद निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग के नोट पूरी तरह बंद हो चुके हैं? तो 1000 रुपये के नोट पूरी तरह बंद हो चुके हैं। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत की हेतु साझेदारी की अधिकतम सीमित संख्या कितनी है? तो 20 वर्ष। कितनी है? 20 वर्ष है। रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी है 10,000 का नोट। ओके। इनमें से किस बैंक ने बोर्ड ने भारतीय महिला बैंक को स्वयं में विलय कर की मंजूरी दे दी? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए था वो था भारतीय महिला बैंक। तंजानिया के तर्ज पे खोला गया था इंडिया में, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि के अनुमानित नहीं है? तो ये है कौन सा? पैसा उधार देना। भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक प्राधिकरण है, भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक प्राधिकरण है बैंक। IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? तो IFSC जो है संक्षिप्त रूप है किसका? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC का क्या है? अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI द्वारा की विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है कौन? ये करता है सहकारी प्रतिभूतियां। ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI द्वारा की विक्रय। द्विवर्षीय वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्विवर्षीय वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। ओके साथियों। नबार्ड भारत सरकार का हिस्सा है। नबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा है 99%। नबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा है 99%। गैर निष्पादित संपत्ति शब्द इनमें में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है बैंकिंग से। किससे संबंधित है? बैंकिंग से। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेपो दर। क्या कहते? रिवर्स रेपो दर। अन्य वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण लेती है। अच्छा, लेती है तब रिवर्स रेपो दर, देती तो क्या होता है? रेपो दर। आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? एक्सिस बैंक। कौन सा बन गया? एक्सिस बैंक। एन NRDC निम्न में से किस बैंक की शाखा नहीं है? ये NRDC किस बैंक की शाखा नहीं है? ई बैंक किस बैंक की शाखा नहीं है? किसी बैंक की शाखा नहीं है NRDC। ओके। कहता है स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक SIDB क्या मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ? लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय। कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत की मौद्रिक नीति तैयार करता है? भारत की नीति RBI के गवर्नर तैयार करते हैं। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? तो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक वह ऋण नहीं दे सकता है के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं बेस रेट। क्या कहते हैं? बेस रेट। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो ये है NSSO। ओके। अतः उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट फैक्ट्री बंदरी, फर्टिलाइजर धोराठी, रेलगाड़ी यंत्री भागलपुर। लगभग क्या है इसमें से? ये दोनों गलत है। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो मेक इन नौकरशाही को ढीलापन के दूर करना, लाल फीतापशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पादन को प्रतियोगी बनाना। यही है, उत्पादन को प्रतियोगी बनाना और विनिर्माण की लागत को कम करना। पूरा ग्रामीण पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वारा। किसके द्वारा? APJ अब्दुल कलाम। इनमें से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता नहीं है? तो कृषि में उत्पादकता बढ़ाने कुशल सिंचाई है, गुणवत्तापूर्ण युक्त बीज है, कीटनाशक का प्रयोग है और उर्वरक का उपयोग। ये सभी है। तो पूछ रहा है कौन नहीं है? तो कोई भी नहीं है, सभी है। भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार क्या है? सीमांत 1 हेक्टेयर से कम को क्या कहते हैं? सीमांत क्या है? किसान। 1 हेक्टेयर से अधिक और 5 हेक्टेयर से कम को कहते हैं लघु किसान और 5 हेक्टेयर से ज्यादा वाले को कहते हैं दीर्घ किसान। भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक होता है? गुजरात में। कहाँ? अरे भैया, गुजरात राज्य में औसत उत्पादन सर्वाधिक होता है। आंध्र प्रदेश में। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है किससे? इंद्रधनुष का हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इनमें से सभी इंद्रधनुष्य क्रांति। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटका है सबसे अधिक कॉफी। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति के पूर्व में लाभान्वित हो चुके क्षेत्र में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। ठीक है। ओके। सभी है, मतलब 2 और 4 है।
मतलब सही उत्तर चुनिए 2। इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले बीजों में पानी उर्वरक का तकनीक का विस्तार करना है। और 4 में क्या है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शल्य उत्पादन का समाकलन करना है। देखिए, अब निगेटिव मार्किंग है ना, और इतना बड़ा सवाल पूछेगा नहीं। बिहार में कृषि क्षेत्र में भ्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है? कितने प्रतिशत लोगों को श्रम शक्ति में? तो भारत में औद्योगिक, पता नहीं, भारत में औद्योगिक वृत्ति का कौन सा इसमें से स्रोत नहीं है? औद्योगिक वृत्ति का कौन सा? भारतीय औद्योगिक निगम, नाबार्ड है, भारतीय रिजर्व बैंक है, ये सभी हैं। तो इसमें से क्या नहीं है? तो कोई भी, सभी है। किस वर्ष में भारतीय रुपये को का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? 2 बार अवमूल्यन किया गया था 1951 में। 1 महीने में 2 बार अवमूल्यन भारतीय रुपये का 1951। वह कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य के विभाजित किया जाता है? उसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल है भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल है सभी बिचौलियों की समाप्ति, भूजल एकत्रीकरण, सहकारी कृषि और किसान, तो ये सभी शामिल है। हरित क्रांति की सफलता उपलब्धता अपने बीजों की उच्च पैदावार, किसमें पर्याप्त सिंचाई की सुविधा, ओके, रासायनिक एवं कीटनाशक, इनमें से सभी, तो सभी। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है मानव विकास पर 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता कहता है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है? तो ये कौन सा है? जूट तथा कपास उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? भारत में कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ खुला था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में खुला था, ओके। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य या स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किसके रूप में? एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। मतलब यहाँ लोग काम करने वाले क्या है? ज्यादा है। भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष पहली बार छपी थी? 1861 में। 1861 में भारत में पहली बार कागजी मुद्रा 1861 में छपी थी। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? तो ब्लॉकचेन के क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को जाना जाता है ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? 10.6%, 10.6% है, ओके साथियों। अतः निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक, ओके। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो गुल्लक बच्चा बैंक पटना में खुला है, गुल्लक बच्चा बैंक। भिखारी बैंक कहाँ खुला है? तो मुजफ्फरपुर में भिखारी बैंक। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ है? भारत में सेवा कर जो है ये किसके से? राजा जे चलैया समिति की सिफारिश पर सेवा कर लागू हुआ है। बैंक दर का आश्रय क्या है? तो बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। स्तंभ एक का स्तंभ 1955 में क्या हुआ था? तो भारत, ये तो गजब हो गया, यहाँ बता नहीं सकते हैं क्योंकि जहाँ तय एक का क्या है? सी है, एक का 3 है। तो ये भारतीय औद्योगिक ऋण विकास, यहाँ पर कुछ है 4 का क्या है? डी का डी का 4 है। 1987 में औद्योगिक वृत्ति निगम, 1982 में क्या किया गया था? एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है हॉट मनी। क्या कहलाती है? हॉट मनी, गर्म मुद्रा। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत में जी सेवा कर किस वर्ष? 1994-95 में सेवा कर प्रारंभ किया गया था राजा चलैया समिति की सिफारिश पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उससे अल्पकालिक उधार के लिए देती है, सही है, ओके। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उसे दीर्घकालिक उधार दर के देती है, सही। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए जवाब क्या होगा आपका? ना तो कौन गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन निगम बीमा की स्थापना 1956 में हुई थी। LIC का स्थापना कब हुई थी? 1956 में। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षरित होते हैं वित्त मंत्रालय के मंत्री सचिव का। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात CRR की कमी की जाती है तो इसका साख सीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साख सीजन में वृद्धि होगा। निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति फाइनेंशियल प्रशासन का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर नहीं है, ओके। कहता है निम्न में से कौन से 2 परोक्ष कर हैं? तो बिक्री कर और आयकर। बिक्री कर और आयकर, बिक्री कर और उत्पादन शुल्क, ये क्या है? परोक्ष कर है, मतलब प्रत्यक्ष कर है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वर्गीकृत है
अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में, अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में। बस एक बार देख लीजिए, बाकी आपका उद्धार होगा महादेव की कृपा से। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? विकासशील विकसित देशों की मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, जैसे डॉलर, पाउंड, ये सब कैसी मुद्रा है? दुर्लभ मुद्रा है। भारतीय भारतीय मुद्रा छापा जाता है, भारतीय मुद्रा छापा जाता है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। ओके, इनमें से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? ये कौन सा है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है विश्व बैंक से सम्मिलित। आईएमएफ है, आईबीआरडी है, आईडीए है। मोड भेंट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा, स्थापित किया जाता है बिक्री कर पे। कहता सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करना। ओके, कामगारों को समूह जो उच्च अर्हता पर प्राप्त व कुशल होता तथा मानसिक कार्य करता है कहा जाता है, इसे कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है? तो वेतनभोगी कर्मचारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की थी, तो एग्जिम बैंक के द्वारा मुंबई में स्थित है। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित देश का एक अंश है, तो सहकारी उधार ढांचा का। इनमें से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो भूमि राजस्व क्या है? केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा को नोट की देनदारी किससे होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2 रुपये और उससे अधिक की मुद्रा, कहता है किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? कागजी स्वर्ण के रूप में कहाँ का मूल्य जाना जाता है? ये एसडीआर कागजी स्वर्ण के रूप में। वर्तमान में बीमा का नियामक है, वर्तमान में आईआरडीए के अध्यक्ष। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है 1 रुपये के अतिरिक्त सभी नोटों को। भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी का प्रभाव अधिक उच्चतम है? यह है सेवा क्षेत्र में। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, और सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। शब्द संक्षेप TRIMS का क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ओके, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ओके, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो यह है निर्यातों पर अधिक कर लगाना। भावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है? ये 2011-12 में भावी केंद्रीय घाटा पेश किया गया है। ब्याज भुगतान एक आइटम है, ब्याज भुगतान एक आइटम है। बाद में भारतीय विकास फोरम IDF के पहले जाना जाता था भारतीय सहायता क्लब के रूप में। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है कौन सा? तो आपका रूस है। ओके, ये तो बता दिए। ब्याज भुगतान का आइटम क्या है? राजस्व व्यय का। ओके साथियों, अतः WTO अस्तित्व में आया था जनवरी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे। ओके, साप्टा का पूर्ण रूप क्या होता है? साउथ एशियन फाइनेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साप्टा। ओके, मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? तो CPI का पूर्ण रूप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब कीमतें प्रतिवर्ष 20% से 100% के बीच या इससे अधिक दर से बढ़ती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेलगाम मुद्रास्फीति। निम्न में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने से परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है? यह है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का दाम बढ़ेगा, कई वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। ओके, वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सूचकांक का प्रयोग मुद्रास्फीति का आकलन करने हेतु किया था? तो सीपीआई उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ओके, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अवसाद। क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। ठीक है साथियों, 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? उत्तरी अमेरिका से शुरू हुई थी महामंदी। अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो मुद्रास्फीति है। ओके, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड किसकी स्थापना करता है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उन साधन से जिसके कारण क्या होता है? ब्याज प्राप्त करना कठिन है, तो ब्याज की उच्च दर। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो पहला बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। पहला बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की किस सड़क पर स्थित है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट पर स्थित। सेंसेक्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कंपनी का एक सूचकांक है, तो क्या है? 30 कंपनियों का 30। अब देखिए साथियों, हमने कुल कुल जो है 400 प्रश्न करा दिए, और कुल कितना है ये भी देख लेते हैं।
400 करा दिए हैं और बाकी अगले क्लास में करा देंगे, एक ही वीडियो में कराएंगे, आप लोग देखिएगा नहीं। ओके, 652 प्रश्न है और 400 प्रश्न करा दिए गए हैं और बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। आप लोगों को तो पता ही है एग्जाम का डेट क्या है। अब एग्जाम का डेट आ चुका है और एग्जाम का डेट आने के बाद एग्जाम होने की 100% संभावना है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, दबा के पढ़िए। और ये था बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए 69 बीपीएससी स्पेशल द ऑफिसर्स एकेडमी 7000 वस्तु श्रृंखला भारतीय अर्थव्यवस्था एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी वेस्ट। आपको शिक्षक तो बनना ही है, अपना तो नारा ही है शिक्षक तो बनना ही है। और अब तो क्या है, बीपीएससी ने हमें क्या किया है, धोखा दिया है। धोखा दिया, तुमने धोखा दिया। ओके, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग सर्विस क्लासेस के जी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, हमारे चच्चा कौन है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खूब जोश बनाए रखिए। मात्र 4 दिन का वक्त है, 20, 21, 22, 23, 24 को एग्जाम है। सब आदमी को निकलना है। जो भी बिहार के बाहर के छात्री हैं, आने में कोई सब पर समस्या है, कोई भी दिक्कत है, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा डिटेल नीचे दिख रहा होगा। बाकी कोई भी समस्या हो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। ओके साथियों, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए।